दोस्तों नमस्कार। मेंस एंड राइटिंग का जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसी निरंतरता में आज हम एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी शहर में रहते हो, फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। आप यदि नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप किसी भी शहर में हो, आप डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से मेंस एंड राइटिंग की तैयारी कीजिए। आपको हमारा बात मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। कहना मेरा कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है, इसलिए हम उसको निभाते हैं। ठीक है। और यदि मेंस एंड राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में आप किसी भी माध्यम के छात्र हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी शहर में रहते हो, यूपीएससी यूपीपीसीएस बीपीएससी किसी भी समस्या, किसी तरह का समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए आज हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। लेकिन फिर से बता दें, फर्जी मॉडल उत्तर और जो कॉपी पे अच्छा प्रयास लिखा जाता है उससे मेरे दोस्त सावधान रहना, नहीं तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। आइए क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन, पेपर थर्ड का लास्ट है। आप जानते हैं कि पेपर थर्ड में सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी भी दिया हुआ है, तो 19 नंबर क्वेश्चन भी इंटरनल सिक्योरिटी से ही था, 20 नंबर क्वेश्चन भी इंटरनल सिक्योरिटी से ही है, आंतरिक सुरक्षा से है। आइए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में, सिंपल है भारत में, ठीक है। आगे क्या है, आतंकवाद के वित्त पोषण के, ठीक है, आतंकवाद के वित्त पोषण के, ये दूसरा सेगमेंट लीजिए। कहा है कि अभी यहाँ पे आतंकवाद लिखा है, कभी यहाँ पे नक्सलवाद लिख दे, कभी यहाँ पे वामपंथी उग्रवाद लिख दे, तो क्या होगा, आपका एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा ना। तो समझ गए कैसे क्वेश्चन का आप इरेज कर सकते हैं अपने तरीके से, कैसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत, तो तीसरा एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका तीसरा वाला, प्रमुख स्रोत, और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयास को बताइए। तो देखिए यहाँ तक में आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत क्या है और इन स्रोत को कम करने के लिए, इससे कटौती के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर अब तीसरा क्वेश्चन शुरू होता है। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई आतंकवाद के लिए धन नहीं, नो मनी फॉर टेरर, आतंकवाद के लिए धन नहीं, संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिए। ठीक है, लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिए। तो आप समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आसान भाषा में हम समझा दें कि जो आतंकवादी हमारे देश के अंदर भी आतंकवादी घटनाएं होती है, ठीक है, उसमें देश के कुछ लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। इसे कहने में कोई गुरेज आपको भी नहीं होना चाहिए था, मुझे भी नहीं है। इसलिए देखिए कई बार हमारी जो एजेंसियां वो अरेस्ट गिरफ्तार करती है, और कुछ देश के बाहर से, पाकिस्तान जो हमारे प्यारे पड़ोसी हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी ऐसा कराया जाता है, किया जाता है। और बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी आप समस्या जान रहे हैं। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो कर रहा है, बिना पैसा का तो कुछ काम हो नहीं सकता है, तो भाई ये फिर पैसा आ कहाँ से रहा है। तो क्वेश्चन सिंपल है, समझिए ये पैसा आ कहाँ से रहा है, आखिर कोई तो इसको पैसा दे रहा है। और दूसरा है कि यदि ऐसा हो रहा है तो क्या भारत सरकार इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो भारत सरकार अवश्य कुछ कर रही है, तो क्या क्या कर रही है वो आपसे पूछा गया है। और नई दिल्ली में जो बैठक हुआ था तो उसमें 2022 में तो क्या उद्देश्य अपनाया गया कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो आप क्वेश्चन पूरी तरह समझ गए। आइए भूमिका हम लिखने का प्रयास करते कि इस क्वेश्चन से ये भूमिका क्या लिखें। देखिए हमने कहा जब भूमिका आप लिखते हैं तो क्वेश्चन का मुख्य वर्ड पकड़ लीजिए। यदि मुख्य वर्ड आप पकड़ लिए और वहां से आप भूमिका लिखना शुरू करते हैं तो आपका आंसर कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो इसका मुख्य वर्ड क्या, आपको नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन का मुख्य वर्ड आतंकवाद है। आतंकवाद के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा गया है कि आतंकवाद के मुख्य स्रोत फंडिंग के क्या है, वित्त का मुख्य स्रोत क्या है, सरकार इसके आतंकवाद के लिए क्या कर रही है, और जो 2020 में बैठक हुआ था इसमें आतंकवाद को रोकने के लिए क्या प्रस्ताव पारित किए गए थे, क्या प्रस्ताव था, क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था। तो आपको नहीं लग रहा है कि आतंकवाद क्वेश्चन के मुख्य में है, आतंकवाद के इर्द गिर्द हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, आंसर अपना लिखना पड़ेगा। तो क्या आप आतंकवाद से भूमिका शुरू नहीं कर सकते हैं। यही होता है क्वेश्चन में, डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से यही तैयारी होता है कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और फर्जी मॉडल उत्तर में ये काम नहीं होता। चलिए आइए अब हम थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। तो फिर से हम बताते हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। और ये हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि अच्छी चीज़ें सभी तक पहुँचे। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम यूट्यूबर वाला को पैसा दे के अपना वीडियो प्रमोट कर दें, नहीं है हमारे पास इतने संसाधन। बस एक मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसीलिए हम पढ़ाते हैं। आइए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हमने कहा भूमिका।
तो भूमिका, मैंने कहा कि भूमिका कहाँ शुरू करना है, आतंकवाद से, क्योंकि यहाँ पे सरकारी प्रयास बॉडी में जाएगा। तो आतंकवाद से आपने भूमिका शुरू किया। अब सवाल है कि आतंकवाद के बारे में क्या लिखें, आतंकवाद से भूमिका शुरू करें तो क्या लिखें। तो देखिए आतंकवाद का यहाँ पे, आतंकवाद होता क्या, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि आतंकवाद का परिभाषा देखिए क्या होता है कि किसी देश के अंदर, ठीक है, किसी देश के अंदर, जैसे हमारा भारत है तो भारत के अंदर हो रहा है, किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, तो अन्य देशों के द्वारा। तो किसी देश के अंदर वहाँ के नागरिकों में भय उत्पन्न करने हेतु, भय मतलब डर, डर का माहौल एक होता है ना, तो लिखिए आप भूमिका, हम बता रहे हैं आपको कि किसी देश के अंदर वहाँ के नागरिकों में भय उत्पन्न करने हेतु हिंसा, आतंकवादी क्या करता है, हिंसा फैलाता है, लोगों को मारता है, हिंसा ही फैलाता है, बम ब्लास्ट कर देता है, गोली चला देता है। तो हिंसा व संगठित अपराध का सहारा लेना, ठीक है, किसी भी देश के नागरिकों में भय उत्पन्न यानी डर का माहौल, तो भय उत्पन्न करने हेतु हिंसा व संगठित अपराधों का सहारा लेना, जिससे उसके अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति होता, यही आतंकवाद होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि किसी देश के नागरिकों के अंदर या किसी देश के नागरिकों में भय का माहौल या भय उत्पन्न करने हेतु, ठीक है, हिंसा व संगठित अपराध का सहारा लेना, साथ ही अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसा करना आतंकवादी घटना कहलाता है या आतंकवाद कहलाता है। समझ गए? तो हिंसा व संगठित अपराध का सहारा लेना और जिससे अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। तो ये था हमारा भूमिका। अब देखिए जो हमारे देश में जो आतंकवादी घटनाएं होती है तो उसका अपना भी उद्देश्य है। कोई कहता है हम जिहाद के लिए कर रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी तो जो हमने भारत ने जो हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान को दो भाग में बांटा था, तो पाकिस्तानी आर्मी आज तक उसे नहीं भुला पाई है। तो उसका अपना एक उद्देश्य है आतंक, ठीक है, इसीलिए वो आतंकवादी घटना जम्मू कश्मीर में कराता है, भारत में कराने का प्रयास करता है। तो उसका अपना उद्देश्य होता है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो ऐसा काम करते हैं। तो ये शब्द आपके आंसर में भूमिका में आना चाहिए था। चलिए, तो अब भूमिका आप समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए आप यही पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि भारत सदियों से आतंकवाद से प्रभावित देश रहा है। आप जब से जन्म लिए होंगे तब से सुन ही रहे हैं, और भारत में आतंकवादी लंबे समय से चल रहा है भाई। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि भारत। चलिए, तो आप समझ गए भूमिका, उदाहरण भी आप दे सकते हैं और नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं बॉडी का। तो बॉडी में क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे हम एक प्रेजेंटेशन आज आपको बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने आपसे कहा कि क्वेश्चन कई बार प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है। यदि आपके पास कंटेंट और प्रेजेंटेशन यदि आपने अच्छा नहीं दिया ना, तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है। तो आइए हम बॉडी की बात करते हैं। सामान्यतः बॉडी में हमने क्या कहा कि हम पहला क्या लिखेंगे। देखिए किधर ये क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रमुख स्रोत, वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत। हमने लिखा यहाँ पे वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत, हमने ये लिख दिया। और यहां पे अब हमारा आ जाएगा अंडरलाइन हमने किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। देखिए तो हम इस तरीका से लिखते चले। तो देखिए आतंकवाद का जो फंडिंग होता है उसका पहला मुख्य स्रोत क्या है? आप सुने होंगे हवाला का नाम, हवाला, ठीक है। तो हवाला जो है ना उसका बहुत मुख्य स्रोत है हवाला। हवाला के माध्यम से आतंकवादी को पैसा आता है। तो हवाला क्या होता है? तो हमारा जो ईडी है इसके लिए काम करते रहता है कि विभिन्न देशों से या विभिन्न एजेंसियों द्वारा, ठीक है, असंगठित एजेंसी, संगठित जिससे ड्रग्स तस्करी से जो पैसा कमाया जाता है या ब्लैक मनी जो होता है वो बैंकिंग के माध्यम से, ठीक है ना, इतने तरीके से उसे फ्रॉड किया जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि ये वैध पैसा है कि अवैध पैसा, पता नहीं लगा सकते हैं। तो हवाला आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा यदि आप हवाला के बारे में नहीं जानते हैं। तो हवाला थोड़ा एक घंटा का टॉपिक लगता है। तो शॉर्ट में हम सिर्फ बता दिए कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक प्रयास होता है, ठीक है। अब आतंकवादी घटनाएं भी होती है तो वो भी ब्लैक मनी का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो हवाला के माध्यम से उसके पास दूसरे देश से भी पैसा आता है, अपने देश से भी उसके इस असंगठित टाइप के लोगों के पास पैसा जाता है। जैसे बैंकिंग सिस्टम से सीधी तरीका से जाएगा तो पकड़ना बहुत आसान होगा ना। ये बताइए, अगर कोई आदमी आतंकवादी घटना करता है और उस यदि बैंकिंग उसका डायरेक्ट लिंक है तो क्या करेगा? पकड़ना उसके लिए आसान होगा, पता लगना आसान हो जाएगा। लेकिन हवाला में पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हवाला जो है इसका मुख्य स्रोत है, इसके वित्त पोषण का मुख्य स्रोत है। अब दूसरा टॉप आता है हमारा फेक करेंसी।
ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नकली मुद्रा, नकली नोट। तो आप फेक करेंसी लिखिए चाहे नकली नोट लिखिए। नकली नोट, आप जानते हैं कि नकली नोट इससे आतंकवादी घटनाएं काफ़ी, मतलब जो आतंकवादी टाइप घटना होती है वो फेक करेंसी बहुत फैलाता है, वो इसका इस्तेमाल बहुत अधिक करता है फेक करेंसी का। तो दूसरा हो गया, अब फेक करेंसी जानते हैं जाली नोट इसे हम लोग कहते हैं। आज भी कई बार भारत में पकड़ा जाता है, कई बार देखिए 500 का तो बहुत सारा जाली नोट चलता था, आज भी चलता है, इसलिए कि नहीं चलता, आज भी चलता है, पहले भी चला था। तो फेक करेंसी का इस्तेमाल आतंकवादी करता है अपने घटनाओं को, अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। चलिए अब हम दूसरा समझ गए, हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने बताया क्या, संगठित अपराध। कल भी इसकी चर्चा हुई थी, संगठित अपराध। इसमें वो क्या करता है, ड्रग्स, संगठित अपराध। अब देखिए जो कोई इंसान है जो साधारण देश का नागरिक है, जो एक लॉ एबोडिंग सिटीजन है, जो कानून का पालन करता है, वो ये सब अवैध काम तो नहीं करेगा। अवैध काम कौन करेगा, जो इस तरह की गतिविधि में सम्मिलित होता है। वो हथियार बेचेगा, वो ड्रग्स बेचेगा, तो ये पैसा किसके पास जाता है, ये आतंकवादी जो है इसी तरीक़ा से पैसा को कमाता है, इसी तरीक़ा से पैसा को वो इकट्ठा करता है, पैसा एकत्रित करता है संगठित अपराध के द्वारा, जिसमें वो ड्रग्स की तस्करी करता है, हथियारों की तस्करी करता है, अवैध मानव की तस्करी करता है, और इस माध्यम से वो पैसा एकत्रित करता है। तो संगठित अपराध के माध्यम से भी वो पैसा लेता है। ठीक है, अगला है हमारा डिजिटल एसेट। ठीक है, डिजिटल एसेट, एसेट, हाँ ठीक है, डिजिटल एसेट। तो ये डिजिटल एसेट को आप लिख सकते हैं, आप डिजिटल एसेट को डिजिटल एसेट ही लिखिए, इसका हिंदी बड़ा जटिल है। तो ये क्या है, आप देखिए क्रिप्टो करेंसी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग डिजिटल मुद्रा की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी। तो ये आतंकवादी आजकल क्रिप्टो करेंसी का भी उपयोग करता है अपने वित्त पोषण के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिजिटल मुद्रा, हाँ डिजिटल एसेट में डिजिटल मुद्रा आप लिख सकते हैं, या डिजिटल एसेट ही आप रहने दीजिए। तो इससे वो क्या करता है, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके वित्त पोषण करता है अपने साथियों का, अपने संगठन का, जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी पे हमारे देश में उतनी अधिक कानून विकास अभी नहीं किया है, सरकार अभी उतनी अधिक उसको रेगुलेट नहीं कर पाती है। तो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से वो एकत्रित करता है, फंड एकत्रित करता है, वित्त पोषण का यह भी एक स्रोत है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखें, अगला आता है जिसको हम लोग कहते हैं डोनेशन। ठीक है, डोनेशन का हिंदी होता है बेसिकली दान करता। तो डोनेशन, आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता, आप डोनेशन वाला पॉइंट निश्चित रूप से लिख देंगे, क्योंकि बहुत सारा देश जो मुस्लिम कंट्री है वो भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए डोनेशन करता है, डोनेशन देता है। भारत जैसे जमात इस्लामी जो पाकिस्तान की संस्था है, हिजबुल मुजाहिदीन जो संस्था है, ये सब क्या करता है, भारत में आतंकवादी घटना को प्रेरित करने के लिए डोनेशन देता है। ऐसे और बहुत सारे आप डोनेशन पॉइंट लिख देंगे। यदि आपको समझ नहीं है तो आप लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को इसकी समझ है वो आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ये सब क्या करता है। अब बांग्लादेश में जो हुआ, तो आपको क्या लगता है बांग्लादेश से बिना फंडिंग का हो गया, तो बांग्लादेश में आखिर फंडिंग कौन किया, बांग्लादेश की सरकार तो फंडिंग नहीं की होगी, आखिर कहीं से तो फंडिंग आया होगा ना। और देखिए हमारे यहाँ जो कुछ एनजीओ काम करता था, क्योंकि सरकार बहुत सारे एनजीओ पर बैन लगा देता है कि ये एनजीओ क्या करता है, विदेशों से डोनेशन लेता है और इस तरह की इलीगल एक्टिविटी को कई बार बढ़ावा देता है। बहुत लोगों को हमारी सरकार ने, हमारी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है इसके जुर्म में, फंडिंग के जुर्म में। तो ये होता है हमारा डोनेशन। ये बहुत आंतरिक बात है, आप अगर थोड़ा डीप पढ़ेंगे या अगर पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डोनेशन इंटरनेशनल स्तर पे किसी देश को अस्थिर करने के कैसे होता है। जो हमारा अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, तुर्की है, जो इधर का हमारा देश ईरान है, इराक है, आप जानते हो कि उसको अस्थिर करने के लिए अमेरिका कितना फंडिंग करते रहता है, इस बात का आप जानते होंगे। तो ये फंडिंग चलते रहता है, बांग्लादेश ऐसे अस्थिर नहीं होगी। अब हमारा है क्या कि सरकार ने मुकाबला करने के लिए क्या किया है कि स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयास। तो अब हम जब नेक्स्ट पेज यहाँ पे लेंगे तो दूसरा बॉडी हम क्या बनाएंगे, किए गए प्रयास। ठीक है, किए गए प्रयास। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन हम आपको ये सलाह यहाँ पे नहीं देंगे, आप इस तरह से इस आंसर को मत लिखिए। इसको आप जैसे यहाँ पे आपने लिखा वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत, आप यहीं पे लिख दीजिए किए गए प्रयास। ठीक है, यहीं पे आप लिख दीजिए किए गए प्रयास। तो देखिए ये क्या होगा, आपके आंसर में ये ज्यादा स्पष्टता ला देगा। क्यों, क्योंकि हवाला आपने एक तरफ लिखा, हवाला के लिए सरकार ने जो प्रयास किया है
आप उसका जिक्र कर दीजिए। तो क्या होगा, आपको नहीं लगता यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत शानदार हो जाएगा? तो ये प्रेजेंटेशन, इसे हवाला के लिए हमारी सरकार ने पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारे यहाँ है, देश सरकार ने बनाया है, उसको हम लोग कहते हैं पीएमएलए। और आप जानते हैं इसके लिए ईडी काम करती है, जो प्रवर्तन निदेशालय हमारा, प्रवर्तन निदेशालय हमारा वो काम करता है। तो क्या आप इसका जिक्र कर देंगे? तो अगर इसका जिक्र आप यहीं पे कर देते हैं तो आपको नहीं लगता कंटिन्यूएशन में आंसर बहुत शानदार लगेगा, प्रेजेंटेशन आपका बेहतर होगा? तो क्वेश्चन के साथ प्रेजेंटेशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ये आप देख लीजिएगा। नकली नोट, नकली नोट के लिए सरकार ने क्या किया था? इसके आगे जो विमुद्रीकरण हुआ था, जिसे हम लोग नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं, तो क्या वो सरकार का ये उद्देश्य था कि जो हमारे देश में फेक करेंसी चलती है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, बर्बाद किया जाए, अर्थव्यवस्था से बाहर निकाला जाए? और फेक करेंसी का मॉनिटर कौन करता है? आरबीआई। तो आप यहाँ पे आरबीआई लिख सकते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और विमुद्रीकरण को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सरकार ने ये प्रयास किया फेक करेंसी को बंद करने के लिए, कम करने के लिए। तो एक तरफ क्या करें, आप इधर 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दें, इसका जवाब आप इधर 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दें, फिर इसका जवाब 2-3 लाइन में इधर एक्सप्लेन कर दें, फिर 2-3 लाइन में आरबीआई को इधर एक्सप्लेन कर दें। तो ये नहीं कितना शानदार आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगला चलते हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? संगठित अपराध। तो संगठित अपराध के लिए कौन काम करता है? हमने कल आपको बताया था, हमारे यहाँ एनआईए है, ये संगठित अपराध के लिए। यूएपीए उआपा का नाम यदि आप जानते हो, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये एक्ट है। इसके तहत एनआईए काम करता है, लोगों पर आतंकवादी चार्ज का घटना फ्रेम करती है, फिर अरेस्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये क्या है? एनआईए है, सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया है, समझ रहे हैं। फिर हमारा आता है डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट के लिए एनटीआरओ कल हम बताए थे। डिजिटल एसेट में कौन काम करेगा? साइबर ठगी टाइप मामला है, ये साइबर अपराध टाइप मामला है ना ये, तो एनटीआरओ इसके लिए काम करता है। इसके लिए जो है नेट ग्रिड भी बनाया गया है। तो एनटीआरओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम करता है। साइबर अपराध समेत हमने कल भी आपको बताया था, आप लिख देंगे। नेट ग्रिड एक बनाया गया पोर्टल है, ये नेट ग्रिड पोर्टल है। इस पोर्टल पे GRID लिख लीजिएगा, GRID। इस पोर्टल पे सभी सूचनाएं उपलब्ध होती है, सूचनाएं शेयर की जाती है। तो क्या आप एक्सप्लेन कर लेंगे? अगला हमारा है डोनेशन। डोनेशन में मैंने क्या बताया कि यहाँ पे एनजीओ के द्वारा डोनेशन होता है। तो एनजीओ के लिए भारत सरकार का हमारा जो कानून है उसका नाम है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, और FATF का नाम आप जानते होंगे, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये भी लगाम लगाता है। आप देखते हैं कोई देश यदि ज़्यादा आतंकवाद को फंडिंग करता है, उसके यहाँ यदि आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा बढ़ती है, तो भारत सरकार प्रेशराइज करता है FATF को, आप इसे ग्रे लिस्ट में डालिए, ब्लैक लिस्ट में डालिए, आप इस देश को ब्लैक लिस्ट कीजिए। भारत सरकार प्रेशर करती है। तो ये क्या, तो जिसे होता क्या नहीं, ये FATF उस देश को प्रेशराइज करेगा या उस देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालेगा जो आतंकवादी घटनाओं को ज़्यादा वित्त पोषित करेगा। आप सुने होंगे कई बार पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा चुका है। तो ये और FCRA हमारे यहाँ एनजीओ को रेगुलेट करता है। इसी के तहत भारत सरकार कई एनजीओ को प्रतिबंध कर दिया, उसका खाता को सील कर दिया है। तो यदि ये प्रेजेंटेशन आप देते हैं तो मुझे लगता है यह एक बेहतर प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, आप इसके बारे में लिख लेंगे। और हमारा पेड कोर्स भी चलता है, यदि आपको लगता है तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो भूमिका आप पूरी तरह समझ गए। अब हम बात करते हैं क्या निष्कर्ष के। इस क्वेश्चन में निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा, तो बताएं आप निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा। तो हम फिर से बता दें, फर्जी मॉडल तरह से सावधान रहें, और डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से आप मेंस आंसर राइटिंग जो सीखेंगे ना, उससे बेहतर कहीं आप नहीं सीख सकते हैं। चलिए निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा ये बताइए। आतंकवाद की घटना, निष्कर्ष तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे निष्कर्ष में क्या लिखा जाएगा कि हमने क्या कहा। नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया ना यार, और सॉरी हम तो बताए नहीं कि हाल ही में नई दिल्ली में 2022 में आतंकवाद के लिए धन नहीं, ये तो अभी हमारा छूटा ही हुआ है, तब इसके बाद निष्कर्ष चलेगा ना, ठीक है। तो NM क्या लिखा है यहाँ पे हमारा NMFT, तो हम शॉर्ट में लिख दें, तो निष्कर्ष को भी फिलहाल हटाइए यहाँ से। तो निष्कर्ष देखिए इसका यही हो जाएगा, या फिर हम बाद में बात करते हैं निष्कर्ष की। तो इसका लिखिए कि NMFT हम लिख देते हैं। तो इसमें जो किया गया था कि जो हमारा धन नहीं के लिए जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, तो पहला लक्ष्य या पहला उद्देश्य इसका यही था कि आतंकवाद एवं उग्रवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक सहयोग स्थापित करना। तो पहला यही था कि जो वित्त पोषण होता है ना, इसका जो पैसा मिलता है वित्त पोषण, सरकार तो ये काम कर रही है,
लेकिन इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले। ठीक है, इसमें पहला था यही कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यूनाइटेड नेशन और जो अन्य देश है दुनिया के विकसित देश, विकासशील देश, उसका सहयोग मिले ताकि आपके लैंड, आपके बैंकिंग सिस्टम का उपयोग जो है आतंकवाद अपने हित की पूर्ति के लिए और किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए न करे। तो पहला लक्ष्य यही था, पहला उद्देश्य इसका यही था। अगला है दूसरा कि इसके लिए एक सचिवालय बनाया जाए। आप जानते हैं कोई भी यदि संस्था होता है तो उसका एक सचिवालय बनाया जाए, एक सचिवालय इसका स्थापित किया जाए परमानेंट, जो निरंतर और रेगुलर काम करते रहे। ठीक है, इस संबंध में देश के में एक सचिवालय की स्थापना करना, जो कि कोई जांच संस्था नहीं होगी बल्कि सहकारिता एवं सहभागिता की अवधारणा पर काम करेगा। मतलब सहभागिता, ठीक है, सहभागिता की अवधारणा पर, ये सहभागिता की अवधारणा पर ये काम करेगा। मतलब कि सभी देश एक दूसरे से सहयोग करेगा सचिवालय के माध्यम से। यदि किसी के पास कोई इनपुट्स है, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है किसी देश के पास, तो वो सचिवालय से शेयर करेगा। सचिवालय फिर उस संबंधित देश को शेयर कर देगा कि इस तरह का इनपुट्स हमारे पास है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो दूसरा ये था कि सचिवालय सहयोग कीजिए। और तीसरा है कि जो आतंकवाद के उभरने के जो नवीन तरीके हैं, ठीक है, नवीन तरीके आपके कौन सा, जैसे डिजिटल माध्यम से, हमने कहा साइबर अपराध आतंकवाद के द्वारा ये भी चल रहा है, साइबर माध्यम, ड्रोन हमला, ठीक है, केमिकल वेपन्स, इस सब जो आतंकवाद के हाथ में होता है, तो इसको रोकने के लिए नवीन उभरते खतरों एवं आतंकवाद के प्रचार प्रसार के तरीकों की जांच करना, कि जो आतंकवाद अपना शकल चेंज कर रहा है, नए नए तरीके वो ईजाद कर रहा है अटैक करने का, तो इसकी जांच करना। और जो ये प्रचार प्रसार अपना डिजिटल माध्यम से, यदि आप डार्क नेट और डार्क वेब का नाम सुने होंगे, तो डार्क नेट और डार्क वेब पे आतंकवादी घटनाएं वहाँ पे काफ़ी अधिक वित्त पोषित होती है। वहीं पे जो इलीगल ट्रेड होता है, इलीगल ड्रग्स चलता है, मानव तस्करी होती है, डार्क नेट या डार्क वेब यदि आप जानते होंगे तो वहाँ पे ब्रेन वॉश होता है। ऐसा ही आप जानते होंगे वो ब्रेन वॉश करता है युवाओं का। तो ये जो नए नए तरीके उन्होंने प्रचार प्रसार के ईजाद किए हैं ना, इसकी जाँच करना, गंभीरता से जाँच करना और इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पे विचार विमर्श करना। तो ये तीन उद्देश्य था जो हमारा NFM था, NMFT था, इसका 3 उद्देश्य था कि ये प्रस्ताव पारित किया गया था 2022 में नई दिल्ली में। तो इसे आपको लिख देना था। अब निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा ये बताइए। अब थोड़ा बहुत निष्कर्ष की हम लोग बात कर लें। निष्कर्ष, तो निष्कर्ष में आपको भारत में को केंद्र में रखना चाहिए। भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण, क्वेश्चन में पहला भारत था, तो भारत आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत का स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा है, जो भारत की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, वो आतंकवाद से काफ़ी प्रभावित है। ठीक है, या सिंपल आप इतना भी लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का भी ये मानना है कि भारत दुनिया में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है। ठीक है, तो भारत को इस दिशा में विश्व नेतृत्व करते हुए, वैश्विक नेतृत्व करते हुए सभी देशों का सहयोग लेना चाहिए ताकि आतंकवाद के प्रभाव को नगण्य किया जा सके, आतंकवाद के प्रभाव को कम किया जा सके। ये NFMT भी आप यूज कर सकते हैं, जो इस प्रस्ताव में या इस उद्देश्य में प्रस्ताव पारित किया गया था, उसका क्रियान्वयन तीव्र गति से हो और अन्य वैश्विक संस्थाओं का, जैसे यूनाइटेड नेशन, SCO हमारे इधर काम करता है, ब्रिक्स, आसियान, ठीक, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग, व्यापक सहयोग प्राप्त, ताकि आतंकवाद जैसे कुकृत घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। पूर्ण विराम। ठीक है, आप समझ गए। तो निष्कर्ष में यही देना है कि भारत आतंकवाद से, वैश्विक एजेंसियों का भी ये मानना है, ठीक है, वैश्विक एजेंसियों, क्योंकि आप ही देखिए भारत जितना आतंकवाद से प्रभावित देश कोई नहीं है, तो वैश्विक एजेंसियों का ये मानना है कि भारत दुनिया में सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश है। तो भारत सरकार को विश्व में नेतृत्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का सहयोग, उदाहरण के लिए यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स, SCO, अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का सहयोग लेना चाहिए था, ताकि आतंकवाद जैसे कुकृत्य प्रभाव को या उसके अप्रभाव को नगण्य किया जा सके या रोका जा सके या कम किया सके। पूर्ण विराम। समझ गए। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था। तो पेपर 3 का एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। कल से नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 1 का एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो यदि हमारा अच्छा लगा हो, आप समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सहयोग कीजिए।
और फर्जी मॉडल तर से आप बच के रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।